हेलो, देखिए जूरिस्प्रूडेंस में आपका भाई ये रूसो चल रहा था। आप लाख तक लिखवा दिया गया था कि नहीं? देखिए तो 4 लाख ये लिखवा दिया गया था ना। इसका भी काफी पूछा जाता है भाई, आपका डबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोहरी सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा गया। और 4 लाख याद रखिए, हाथ के विपरीत मत व्यक्त करते हैं और जनता और राज्य के बीच के विवाद में जनता का समर्थन करते हैं। और 3-4 पॉइंट इनका महत्वपूर्ण है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का सपोर्ट करते हैं। जान आपका लाभ ये भी याद रखिएगा अच्छे से। तो वाइब्रेट कर लीजिए मोबाइल वाइब्रेट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये राज्य को ट्रस्टी या न्यासी मानते हैं और ये कहते हैं कि राज्य न्यासी है और व्यक्तियों ने समझौते द्वारा अपना राइट स्टेट को दिया, लेकिन 3 राइट अपने पास रखे व्यक्ति, और वह 3 राइट आपका बताया भी गया था और भारतीय संविधान में भी हमने जोड़ा था। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 2 राइट तो हैं, लेकिन एक राइट जो लाभ कहते हैं प्रॉपर्टी का राइट, वह छीन लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट अब नहीं, ये बताया गया था। इसके बाद आइए रूसो आते हैं। रूसो का जन्म जिनेवा में होता है। इसको रूसो पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। और आइए रूसो देखा जाए क्या कहते हैं। रूसो ये कहते हैं, पहला आपका क्वेश्चन, कि जो सॉवरेनिटी है या संप्रभुता है वह जनता में निवास करती है। यानी कि आपका रूसो का ये मानना है, यानी कि आपका जीन जैक्स रूसो जो थे, इनका ये मानना था कि ये जनता संप्रभु है, राजा संप्रभु नहीं। और ये जनता संप्रभुता जनता की कलेक्टिव विल यानी कि सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है और सामूहिक इच्छा से इस संप्रभुता को समाप्त भी किया जा सकता है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो 5 साल पर चुनाव होते हैं और अगर अधिक से अधिक जनता जिस पार्टी को चाहेगी वही पार्टी सरकार बनाती है। और अगर जनता की इच्छा हो कि हम अपने संप्रभु को यानी कि राजा को, यानी कि कुल मिलाकर भारत में कहिए पीएम को बदल दे सरकार को, तो 5 साल बाद अगर विपरीत इच्छा व्यक्त की जनता तो संप्रभुता बदल जाएगी और कोई और पार्टी का क्या आ जाएगा शासन। यानी कि संप्रभुता जो है वह जनता की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करती है। जनता किसी को बना सकती है तो किसी को बिगाड़ भी सकती है, अर्थात जनता की सामूहिक इच्छा से सॉवरेनिटी उत्पन्न भी हो सकती है तो द इंड भी हो सकती है। ये किसने कहा? आपका रूसो ने। जहाँ तक रूसो की बात है, भारत में इसको अप्लाई किया जाए। बात तो रूसो का 2 लाइन देख लिया आपका प्राकृतिक विचारधारा में। जहाँ तक भारत की बात है, अगर भारत में सॉवरेनिटी किसमें वेटेड है या संप्रभुता किसमें निहित है, अगर हम देखें तो ऐसी दशा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही प्रियम्बल का वाक्य है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इस पर तमाम चर्चा की जाती है और रूसो को दृष्टि में रखते हुए इस पर हम चर्चा करें। वी द पीपुल ऑफ इंडिया इसलिए लिखा गया है कि इस संविधान की रचना कोई एक व्यक्ति नहीं किया बल्कि पूरे भारत के लोगों ने किया। क्योंकि पूरे भारत के लोग संविधान सभा में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने इस संविधान को बनाया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का दूसरा मतलब ये हुआ कि जो सॉवरेनिटी है वह आपका पीपुल में यानी कि जनता में समाहित है। और रूसो भी यही बताते हैं कि सॉवरेनिटी किसमें है? जनता।
जहाँ तक आपका केस के माध्यम की बात है, एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो पिछली बार यूपीजे में आया भी था, और ये मॉडल बना था यूपीजे में कि किस केस में 7 जजों की पीठ थी, ये बना था। तो एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कितने जजों की पीठ या बेंच बैठी थी? 7। ये पिछली बार आया था। और एसपी गुप्ता के केस में तमाम निर्णय आगे बताए जाएंगे। एसपी गुप्ता के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि भारत में सॉवरेंटी जो है, भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है, यानी कि जनता मालिक है और ये सरकार क्या है? नौकर। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जनता चाहे तो 5 साल बाद अपनी इच्छा व्यक्त करके रूसों के अनुसार भी इस संप्रभुता को हटा सकती है, यानी कि सरकार को बदल सकती है। दूसरा आपका इस पर केस जो देखना है भारत में, उस केस का नाम है माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस आपका उपनाम भी पूछा जाता है प्रीवी पर्सवाद, पूछ सकता है बिहार में। माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है प्रीवी पर्सवाद, याद रखिए उपनाम क्या है? प्रीवी पर्सवाद। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने सॉवरेंटी को 2 भागों में बांटा, अच्छे से तैयार रखना है इसको। 2 भागों में संप्रभुता को बांटा, एक लोकतांत्रिक संप्रभुता और दूसरा विधिक यानी कि लीगल। यानी कि जहाँ तक लीगल या कानूनी या विधिक संप्रभुता की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि कानूनी रूप से संप्रभु कौन है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो संवैधान आपका अगर पूछे कोई कि विधिक रूप से संप्रभु कौन है, तो क्या मार कर आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और अगर कोई पूछे कि डेमोक्रेटिक रूप में अर्थात लोकतांत्रिक रूप में या जनतांत्रिक रूप में संप्रभु कौन है, तो पीएम और राष्ट्रपति न मार दीजिएगा। लोकतांत्रिक रूप से संप्रभुता किसमें निहित होती है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ये बंटवारा किया गया किस केस में? माधवराव सिंधिया। इसको लिखिए भाई, तब आगे आपका बढ़ा जाए, लास्ट चल रहा है। इसको लिखिए, आपका रूसो का लिखवाना है। इसके बाद इसमें भाग लिखिए भाई, जीन जैक्स रूसो लिखिए। जॉन जैक्स रूसो कहा जाता है। लिखिए इसमें भाई आपका 1712 यानी कि 1712। रूसो भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोई। लिखिए इनका कार्यकाल लिखिए 1712 यानी कि 1712 यानी कि 1712 से लेकर 1778 यानी कि 1778 ईस्वी। 1778 ईस्वी तक लिखिए इनके बारे में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इनका जन्म जनेवा में हुआ था। लिखिए, इनका जन्म जनेवा में हुआ था। जनेवा में हुआ था। इन्होंने सामूहिक इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने सामूहिक इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कलेक्टिव विल कहा जाता है, सामूहिक इच्छा का प्रिंसिपल प्रतिपादित किया तथा यह कहा कि, अगला वाक्य महत्वपूर्ण है, तथा यह कहा कि संप्रभुता जनता में निवास करती है, यानी सॉवरेंटी किसमें वेस्टेड होती है? तो पीपुल में। संप्रभुता जनता में निवास करती है
इसी लाइन में लिखिए, संप्रभुता जनता की सामूहिक इच्छा से निर्मित होती है। संप्रभुता जनता की सामूहिक इच्छा से, कलेक्टिव विल कह सकते हैं, सामूहिक इच्छा से निर्मित होती है तथा ऐसी संप्रभुता को जनता अपनी सामूहिक इच्छा से चेंज कर सकती है, यानी कि परिवर्तित कर सकती है। चेंज कर सकती है, इसका मतलब कि परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है। बता भी गया उदाहरण भाई, 5 साल बाद मौका मिलता है जनता को। तो इसमें लिखिए भारत में, थोड़ा वेट कर लीजिए, भारत में स्थिति, इनका भारत में लिखना, इंडिया में क्या कंडीशन है लिखिए भारत में। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में, यानी कि प्रियम्बल में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये इनका सिद्धांत भारत में 2-3 लाइन लिखवाया जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में सर्वप्रथम शब्द हम भारत के लोगों का उल्लेख है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का उल्लेख है। जिससे यह दर्शित होता है कि, जिससे यह दर्शित होता है कि, दर्शित होता मतलब कि दिखाई देता है, इंडिकेशन मिलता है। जिससे यह इंडिकेशन मिलता है, दर्शित होता है कि भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में। वी द पीपुल, आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा यूपीजे के लिए, आपका तीसरा संविधान है, क्योंकि इतना शॉर्टकट में वो एपीओ से काम नहीं चलेगा, लेकिन डिटेल में चलाना पड़ेगा। आपका अगला लिखिए, केस सहित अब लिखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 केस ऐड करना है, माधव राव और कौन सा? एसपी गुप्ता। देखिए पहला केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, यानी कि 1982, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपका यूपीजे में थोड़ा मॉडल चेंज किया था, तो भाई कुछ विशेषता भी इस केस की लिख लेनी चाहिए। क्वालिटी क्या थी? तो पहला आपका क्वालिटी ये है कि इस केस में कुल 7 जजों की बेंच बैठी थी, यानी कि पीठ बैठी थी। ये पिछली बार यूपीजे में आया है, लिख लीजिए कुल 7 जज थे। शॉर्टकट में लिखिए, कुल 7 जज थे, पहला आपका। दूसरा आपका मॉडल जो नेट नोट में पूछा जा रहा है, कितने से निर्णय आया? तो 4-3 से निर्णय आया। आजकल ये भी बन रहा है, कितने से निर्णय आया इसमें? 4-3 से, यानी कि 4 जज पक्ष में निर्णय दिए और 3 जज क्या दिए? विरोध। ये इसका मतलब हुआ। इंटरव्यू में भी भाई पूछा जाता है कि क्या कोई न्यायाधीश अपना अल्पमत में निर्णय दे सकता है? ये हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है।
अपने मन से नहीं। और आर्टिकल 145 एक बार जाकर घर पर पढ़िएगा। कौन सा अनुच्छेद? 145 यह स्पष्ट बताता है कि कोई न्यायाधीश अपने अल्पमत में निर्णय दे सकता है। अब फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन बना, आपको बताया भी जाएगा जूरिस्प्रूडेंस में। वह तो पहला स्कूल शुरुआती दौर है। ये बना था आपका, मैंने कह सकते हैं कि इंटरव्यू में कि कौन सा कोर्ट था जिसके अल्पमत के निर्णय प्रकाशित नहीं होते थे, या अल्पमत या माइनॉरिटी के जो जजमेंट होते थे वह छपते ही नहीं थे। तो वह था प्रिवी काउंसिल। इंग्लैंड की कौन? प्रिवी काउंसिल। वह चूंकि न्यायालय नहीं थी, आगे बताएंगे हम डिटेल में, वह एक सलाहकारी परिषद थी जो उपनिवेशों के मामले में, मुकदमों में या वाद में सम्राट या राजा या किंग को इंग्लैंड के एडवाइजरी देती थी। तो इसको भाई आपका जवाब मैंने जुडिशियल प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा प्रिवी काउंसिल डिटेल में हम पढ़ाएंगे। आइए देखा जाए भाई आपका इस केस की अगली विशेषता ये रही। एसपी गुप्ता के केस की अगली विशेषता, इसमें मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश भी पूछा गया है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस केस में कौन थे, तो जस्टिस PN भगवती। लिख लीजिए, CJI भी कहा जाता है शॉर्टकट में, या मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी पूछा गया कौन थे, PN भगवती। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन और बना है, ये नहीं कि यही शांत हो गया है अभी समाप्त नहीं हुआ ये। इसके बाद बना है कि PIL का जन्म किस केस में हुआ। तो जो लोकहितवाद या PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप लोग पढ़ेंगे, उसका जन्म भी इसी केस में हुआ। तो PIL का जन्मदाता भारत में कौन सा जज है, तो कौन लिखवाया गया? PN भाई रटते रहिए। एक लाइन लिख लीजिए कामा देकर, PIL का जन्म, यानी कि शॉर्टकट में भाई लिखिए, PIL का जन्म भी इस केस में हुआ। लोकहितवाद, फिर आपका पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि लोकहित, लिख लिया ना PIL का जन्म बस शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लोकहितवाद की परिभाषा, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की डिफिनीशन इस सूट में दी गई। तो इसी केस में जस्टिस PN भगवती ने लोकहितवाद को क्या किया था, सर्वप्रथम परिभाषा। देखिए इस वाद में लोकहितवाद को, जब केस आए तो उसकी सामान्य बातें लिख लेनी चाहिए। इस वाद में लोकहितवाद को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। ये भी सतर्क रहना है, 7-8 क्वेश्चन निकल गए, अभी आपका मेन क्वेश्चन आया ही नहीं। मेन क्वेश्चन हमें जूरिस्प्रूडेंस से उठाना, लिख लिए परिभाषित किया गया। तो मेन क्वेश्चन हमें जूरिस्प्रूडेंस से उठाना है, और वह ये उठाना है कि सॉवरेनिटी पीपुल, लोगों में या जनता में या पीपुल में वेस्टेड होती है। ये किस केस में कह दिया गया, तो SP गुप्ता। देखिए क्या निर्णय है, भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। लिखवा क्या नहीं ऊपर लिखिए, नहीं लिखवा देखिए, तो इस केस में लिखवा नहीं, भारत में लिखिए, भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। अगला केस लिखिए, केस और भी बचा है। देखिए भाई आपका माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि माधवराव सिंधिया बना भारत संघ। माधवराव
सिंधिया वर्सेस भारत संघ, AIR 1971 1971, सुप्रीम कोर्ट, SC लिखा जाता है शॉर्टकट में, पूरा नाम ना लिखिए, उपनाम लिखिए भाई, सरनेम, उपनाम आपका है प्रीवी परसवार, मिलाने के लिए भी आता है, उपनाम इसका क्या है, प्रीवी परसवार, प्रीवी परसवार, उपनाम आपका याद रखिए, लिखिए एक लाइन में। भारत में विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है, लीगल सॉवरेनिटी, ठीक है। भारत में विधिक संप्रभुता संविधान में निहित है, जबकि डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक संप्रभुता, डेमोक्रेटिक रूप से कौन संप्रभु है, जबकि लोकतांत्रिक संप्रभुता जनता में निहित है, किसमें निहित है, जनता में। तो भाई ये आपका आगे बढ़ा जाए भाई, प्राकृतिक विचारधारा चूंकि फिर बता दिया जाए सबसे प्राचीन है और आज तक विद्यमान है, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विचारधारा थी जो सबसे पहले उत्पन्न हुई और आज भी विद्यमान है, आज भी अस्तित्व में है, तो वह कौन सा स्कूल था, नेचुरल स्कूल। और वही इतिहास भी हम लिखवा रहे हैं। अब आपका मैंने अंत में अब चलना है इतिहास में। अगला लिखिए भाई, आपका हेडिंग डाल लीजिए 19वीं शताब्दी, 19वीं या 19वीं शताब्दी, यानी 1800 से लेकर आपका 1900 तक, इस 100 साल लगभग, 1800 से लेकर आपका 1900, 100 साल। ये जो 100 साल बीच का समय है, ये डिमोशन काल था या अवनत काल था, यानी कि फिर प्राकृतिक विधि को, नेचुरल लॉ को दबा दिया गया और शासकों ने पूरी सत्ता अपने क्या कर ली, हाथ में ले ली, और प्राकृतिक विचारधारा फिर कह सकते हैं डाउन हो गई। तो बस एक लाइन लिखना है, लिखिए, यह शताब्दी प्राकृतिक विधि की अवनति काल थी। यह शताब्दी प्राकृतिक विधि की डिमोशन या अवनति काल, डिमोशन पीरियड, अवनत काल थी, यानी कि फिर छीड़ हो गई, फिर इसका विकास क्या हुआ था, रुक गया। लेकिन आपका कहावत कही जाती है कि एक बार दबाई गई, कुचली गई, फिर उत्पन्न हुई। तो ऐसा भी मॉडल बनता है कि कौन सी विचारधारा है जो जो आपका कई बार लुप्त हुई और फिर से पुनर्जीवित हो गई। तो कौन सी विचारधारा है जो लुप्त होती रही, फिर आपका पुनर्जीवित या फिर से जन्म ले ली, कौन सी विचारधारा, नेचुरल। कभी अंध युग आया तो कभी डिमोशन युग आया, लेकिन फिर आपका तेजी से विकास भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी को कहा जाता है भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी नेचुरल स्कूल पर ग्रहण भी लगा। एक तो डार्क एज में लगा था बताया गया, और दूसरा कब लगा, 19वीं शताब्दी। लेकिन फिर एक बार का विचारधारा आपका नए सिरे से आई और नए नियम लेकर आई, और वह थी 20वीं शताब्दी। हेडिंग डालिए, 20वीं शताब्दी में नहीं कुछ नहीं लिखना, डिमोशन काल था। 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विचारधारा
पुनर्जन्म ली। पुनर्जन्म के इंग्लिश में क्या? रीबर्थ। पुनर्जन्म ली, रीबर्थ। यहाँ हो सकता है लीगल भाषा में देखिए, पुनर्जन्म ली यानी कि फिर से आपका उत्पन्न हुई, फिर से आपका कह सकते हैं कि इसको मान्यता दी गई। और मुख्य जो विद्वान आते हैं, स्टेमलर आते हैं, याद लीजिए भाई, आपका स्टेमलर मुख्य रूप से आते हैं। यानी कि आपका पूछ सकता है कि 20वीं शताब्दी में वह कौन सा विद्वान था जो प्राकृतिक विचारधारा को पुनर्जीवित किया या महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन बने तो क्या मारेंगे? स्टेमलर। अब देखिए आपका स्टेमलर, और पहले समझिए तब लिखवा जाएगा आपका। स्टेमलर क्या करते हैं? स्टेमलर का ये मानना है कि विधि स्थिर नहीं रहती, समाज में बदली हुई परिस्थितियों या कंडीशन के अनुसार लॉ में भी चेंजिंग आती रहती है। और प्राकृतिक विधि में भी, नेचुरल लॉ में भी समाज की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार क्या आया है? चेंजिंग। यानी कि जो ओल्ड एज हम देखें, एंशियंट एज देखें, तो वहाँ हमें दिखाई देता है ये भगवान, वो भगवान, ये गॉड। लेकिन वर्तमान समय में जो मानव में रीजन है, युक्ति है, जो विवेक है, उस पर आधारित नेचुरल लॉ को किया गया और ये कहा गया कि जो क्या होना चाहिए, कि क्या इस मामले में जस्ट या उचित होगा, और जो उचित होगा वही नेचुरल जस्टिस माना जाए। इसका मतलब स्टेमलर ने ये कहा कि प्राकृतिक विधि भी स्थिर नहीं रहती, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें भी बदलाव आता रहता है। और आपका कह सकते हैं इसीलिए परिवर्तनीय अंतर्वस्तु प्राकृतिक विधि का इन्होंने सिद्धांत दिया। इंग्लिश में इसको लिखवा दिया जाएगा। आपका इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट्स, यानी कि परिवर्तित अंतर्वस्तु की प्राकृतिक विधि का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसका मतलब हुआ कि समाज की बदली हुई परिस्थितियों में नेचुरल लॉ भी क्या रहता है? बदलता रहता है। इसके बाद कुछ विद्वान आए, आपका लिखवा दिया जाएगा एक और। अब आइए, यानी कि लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आपको मिले वह स्टेमलर मिलते हैं। स्टेमलर ने दो सिद्धांत दिया, यानी कि आपका प्राकृतिक विधि को दो भागों में बांटा, यानी कि आपका सम्मान का सिद्धांत और भागीदारी। सम्मान में दो सम्मान और भागीदारी में भी दो भागीदारी। तो उतना डिटेल में इनका देखा नहीं जाता, बस इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। दो किसके? सम्मान, समझ रहे हैं, इज्जत, और पार्टनरशिप, यानी कि आपका दो भागीदारी। बस एक लाइन इनका क्वेश्चन बनता है। और जो आपका बताया गया कि जैसे ये दे भाई, प्राकृतिक विधि समय के अनुसार इसके भी नियम क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो तुरंत आपको कौन मार कर आना है? इस प्रकार लगभग आपका कह सकते हैं, लिखवा दिया जाएगा। आप समझिए पहले, क्योंकि अब लिखवाना नहीं, अब समझाना ज़्यादा है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचुरल लॉ या प्राकृतिक विधि एक ऐसी विधि है जो आपका कह सकते हैं कि सर्वप्रथम यूनान में जन्म ली, और आपका बीच बीच में क्या होती है? आपका गायब भी हो जाती हैं, फिर पुनर्जीवित होती हैं, फिर गायब, फिर पुनर्जीवित। और वर्तमान समय में इसका क्या अस्तित्व है? तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, क्या नेचुरल लॉ के नियमों का पालन किया जाता है कि नहीं? तो वर्तमान समय में
आपको अच्छे से देखना है और फिर भारत में भी जोड़ना है। देखिए, जहाँ तक वर्तमान समय में प्राकृतिक विधि की बात है, प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को, नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल को भारत ही नहीं, आपका अंतरराष्ट्रीय विधि में भी तमाम जगहों पर ऐड किया गया है, समाहित किया गया है। अब कहाँ कहाँ किया गया है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, कुछ केस देखने पड़ेंगे, CRPC में देखने पड़ेंगे नेचुरल जस्टिस, CPC में देखना पड़ेगा और इंटरनेशनल लॉ में देखना पड़ेगा। 3-4 केस भी याद करने पड़ेंगे और अंत में आपका वर्तमान में नेचुरल जस्टिस के 3 नियम हैं और उन 3 नियमों को समझना होगा। यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे जहाँ जहाँ नेचुरल जस्टिस समाहित है। आपका तो 3 पहले सिद्धांत हम उठाते हैं, यानी कि वर्तमान में प्राकृतिक न्याय के, नैसर्गिक न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं और वह 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं पहले डिटेल में देखना है। यानी कि वर्तमान में ये न कह दीजिएगा कि प्राकृतिक विचारधारा है ही नहीं, और आपका शुद्ध रूप से जो नेचुरल स्कूल के विद्वान हैं, इनका मत जो समाहित किया गया है, ये शुद्ध रूप से अगर कोई पूछे कि संविधान का कोई एक अनुच्छेद बताइए जिसमें कि नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय समाहित है मुख्य रूप से, तो वह आपका 14 है, अनुच्छेद 14, जो ये राइट इक्वलिटी बताता है, समता का अधिकार बताता है। इसी समता के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा ये समता का अधिकार क्या है, नेचुरल जस्टिस पर आधारित। वैसे मैं बता दूं, हमारा पूरा संविधान ही नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है। लेकिन एक अनुच्छेद पूछे तो कौन मारेंगे, 14, और पब्लिक सर्वेंट के लिए नेचुरल जस्टिस तो अनुच्छेद 311 तो अभी बताया जाएगा। लेकिन विभिन्न एरिया कवर करना है, लेकिन सर्वप्रथम जो वर्तमान में 3 सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के प्रचलित हैं, जो बिहार में भी काम करता है ज़्यादा और जुरिस्प्रूडेंस में तो करेगा, उनको बताना है। उसके बाद से भारत और इत्यादि जगह देखना। देखिए, आपका ये बिहार में भाई डिटेल में पढ़ना है, यहाँ तो हम शॉर्टकट में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। बिहार में आपका जब एडी लॉ पढ़ेंगे तो ये जो नेचुरल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, नेचुरल माने आपका प्राकृतिक सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, या आपका इसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए उतना डिटेल में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम एडी लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? जुरिस्प्रूडेंस। ये थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन तीनों सिद्धांतों का थीम आपको याद होना चाहिए। तो वर्तमान में प्राकृतिक न्याय के कितने सिद्धांत हैं? तो 3 सिद्धांत हैं। पहला है आज पर देख लीजिए भाई, प्राकृतिक न्याय क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में यही क्वेश्चन कई लोग बता नहीं पाए। अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है, 1 लाख में बताइए। ये सही बात है कि नेचुरल जस्टिस की हूबहू परिभाषा आज तक न कोई दिया है और न संभव नहीं है परिभाषा दें। और आपका रिज बनाम वाल्डविन, रिज का केस है। रिज के केस में आपका केस नहीं जाना है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। आपका कई माने जजों ने ये कहा कि नेचुरल जस्टिस की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं है और ये इंटरव्यू में लगातार पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार, यानी कि नेचर के नियमों के अनुसार जस्टिस करना, न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय कहलाता है।
अब समस्या आई कि प्रकृति के नियम क्या है और न्याय क्या है। तो न्याय तो भाई डिटेल में आपका जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ाया जाएगा। जस्टिस क्या है, तो कि हर एक आदमी का रैंक वी वांट जस्टिस, यानी कि हमें क्या चाहिए, न्याय। न्याय होता क्या है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव माने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है आपका अलग से। लेकिन आपका नेचर के, फिर एक बात समझिए, इंटरव्यू में नहीं बता पा रहे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार न्याय प्रदान करना प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस कहलाता है। एक क्वेश्चन उठा कि आखिर प्रकृति के नियम क्या हैं, तो आप बताएंगे कि वर्तमान समय में 3 प्रकृति के नियम हैं और तीनों वही हम बता रहे हैं। पहला क्या है, आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। दूसरे पक्षकार को भी क्या करो, सुनो। आडि अल्ट्रम परटम कहा जाता है। दूसरा है नेचुरल जस्टिस का वर्तमान में नियम आपका रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस का मतलब अभिनव के विरुद्ध नियम या पक्षपात के विरुद्ध नियम। किसके विरुद्ध नियम, पक्षपात न किया जाए। और तीसरा रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब ये हुआ तर्कानुमोद्य निर्णय, शुद्ध हिंदी में। लेकिन आसान भाषा में जब भी कोई प्राधिकारी कोई जजमेंट या फैसला सुनाए तो उस फैसले के पीछे रीजन लिखे, कारण लिखे, बेस बताए कि हम ये क्यों फैसला सुना रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका सीपीसी चल ही रहा है। और आज आपका आदेश 20 का रूल कौन पढ़ाया जाएगा, 4, जिसमें कि इस सिद्धांत को हम समाहित करेंगे कि जब भी न्यायालय कोई फैसला दे तो कारण लिखे कि नहीं, आधार बताना होगा कि नहीं, बताना होगा। आधार बताने से निर्णय क्लियर होता है, स्पष्टता आती है और जो त्रुटि संदिग्धता है वो क्या हो जाती है। तो आइए तीनों सिद्धांतों को पहले देखिए। पहला सिद्धांत है आडि अल्ट्रम परटम, दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। यानी कि जब न्यायालय किसी मामले में फैसला दे तो फैसला देने से पहले दूसरे पक्षकार को एक बार कम से कम जरूर सुन ले। ये आपका कह सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस है। दूसरे पक्षकार को क्यों सुना जाए, यानी कि दूसरे की बातों को भी सुना जाए। एक पक्षीय कोई फैसला या जजमेंट न दिया जाए, यानी कि एक्स पार्टी कोई आर्डर न दिया जाए या जजमेंट न दिया जाए। अब दूसरे पक्षकार को सुनने का जो इतिहास है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। इसका इतिहास बाइबल में मिलता है, जो मैं बताया था। अब समय आ गया थोड़ा डिटेल में बताने। गॉड ने आदम को यानी कि मैन को, यानी कि भगवान ने एक आदमी को स्वर्ग में आपका कह सकते हैं नियुक्त किया और कहा कि ये पेड़ पर फल लगे हैं, इन्हें तोड़ना मत, देख रेख करते रहना और तोड़ना मत। तो मानव ठहरा लालची, जीभ लपलपाने लगी तो क्या किया, फल ही तोड़ लिया। तो गॉड आए, गॉड यानी कि भगवान आए, तो डायरेक्ट उसे दंड नहीं दिए। सबसे पहले आडि अल्ट्रम परटम यानी कि उसको सुनवाई का मौका दी और पूछे कि जब मैं मना करके गया था कि यहाँ से फल न तोड़ना, तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। बताइए, सुने कि बाहर कर दिए डायरेक्ट, और उसके बाद उसको मानव को स्वर्ग से क्या किए, निकाल दिए। और मान्यता के अनुसार आज भी मानव पृथ्वी पर है, स्वर्ग में उसके बाद नहीं गया। देखिए रहता भाई, आज भी पृथ्वी पर है। अब मान्यता के अनुसार ये न कहेगा कि सर कर रहे हैं, हमारे अनुसार नहीं। ये जो विश्वास करे न करे, ये न कहे कि सर कह रहे थे कि मानव है, मान्यता के अनुसार।
यानी कि सर्वप्रथम जो बाइबिल में उदाहरण मिलता है यही मिलता है आपका नेचुरल जस्टिस का। यानी कि ये आदि अल्टम पर्टम आज का नहीं है, ये तो बहुत क्या है पुराने जमाने का है। लेकिन आज भी आपको अब आइए आदि अल्टम पर्टम का नियम आपका कहाँ कहाँ भारत में समाहित है ये देखना है। यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो सुनो। तो आइए अब पहले सिविल मामला उठाया जाए। भाई सीपीसी में आप जाइए, सीपीसी में पहले सिविल मामला उठाया जाए। धारा 26 आइए देखा जाए। सीपीसी की धारा 26 ये बताती है कि आपका कोई भी मुकदमा या कोई भी सूट प्लेंट द्वारा यानी कि वाद पत्र या प्लेंट फाइल करके शुरू किया जाए। और जो वाद पत्र होगा, जो प्लेंट होगा, वह कम से कम कितने कापी में होगा? 2। यानी कि प्रत्येक मुकदमा प्लेंट या वाद पत्र दायर करके शुरू किया जाएगा। और वाद पत्र कितने प्रतियों में कम से कम होगा? 2। आगे बताया जाएगा। अब मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो क्या केवल ए को सुनवाई का मौका केवल ए को सुनकर और ए के पक्ष में फैसला दे दिया जाए कि बी को भी सुना जाए? तो आप बताइए तो दिमाग लगाकर। आदि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत क्या कहता है कि बी को सुना जाए कि न सुना जाए? सुना। तो भाई बी को सुना कैसे जाएगा? जब बी को नोटिस जारी होगी, सूचना दी जाएगी क्या कि तुम्हारे खिलाफ ए ने मुकदमा या सूट कर दिया है और आओ तुम्हें भी सुना जाएगा, आओ हमारे यहाँ उपस्थित हो और ए के दावे का क्या दो जवाब। तो अब बताइए ए ने जब सूट फाइल कर दिया तो बी को बुलाया जाएगा और बुलाने के लिए क्या जारी होगा? समन। तो समन की धारा में 27 में दूसरे राज्य में है तो 28 और विदेश में है तो याद रखिए उस राज्य में है तो कौन सी धारा? 27 समन जारी होगा कॉल लेटर। दूसरे स्टेट में पृथ्वी है तो 28 और विदेश में है तो 3 धारा से तैयार कर लीजिए। विदेश में है तो क्या 20। अब ये फिर मैं बता दूं सीपीसी भी चल रही है। सीपीसी की योजना में लिखवाया था कि सीपीसी 2 क्लास में बांटी गई है। फर्स्ट क्लास में आपका सेक्शन दिए गए हैं 158 और उसमें सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल है। और प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? प्रथम अनुसूची में 51 आदेश में। तो बताइए ये तो सार्ववान प्रावधान हो गए, सब्सटेंसिव लॉ हो गया। और फिर समन जारी किया जाएगा बी को यानी कि डिफेंडेंट या प्रतिवादी के नाम। तो कैसे जारी किया जाएगा? जैसे ही कैसे शब्द आया तो कैसे का वर्णन कहाँ रहेगा? आदेश में। तो कौन सा आदेश है जो समन के बारे में प्रावधान करता है? तो सीपीसी का कौन सा आदेश? 5। और आदेश 5 में आपका समन की प्रक्रिया दी गई है। एक क्वेश्चन जे में निश्चित बनता है और पिछली बार बना था दस्ती समन, यानी कि ए को ही समन दे दिया जाए और ए अपने हाथों से जाकर किसको मैंने दे समन बी को हाथों हाथ रिसीव कराना भाई या सर्विस कराना, शामिल कराना। तो हमें नेचुरल जस्टिस यहाँ देखना है। क्या हमारी सीपीसी में नेचुरल जस्टिस का पालन किया गया है कि नहीं किया गया? क्योंकि दूसरे पक्षकार को सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है? और कौन सी धारा कहती है कि दूसरे पक्षकार को समन या कॉल लेटर जारी होगा? बुलावा पत्र धारा 27 और कॉल लेटर के बारे में विस्तृत प्रावधान या प्रोसीजर किस आर्डर में दिया गया है?
भाई ने मुकदमा दायर किया गया तो बताइए दूसरे पक्षकार को सुना गया कि नहीं सुना गया, तो बी भी आएगा, ए भी आएगा। दोनों पक्षों को न्यायालय सुनेगा और कल ही बताया गया कि जब हियरिंग पूरी हो जाएगी, सुनवाई पूरी हो जाएगी तो क्या सुनाया जाएगा, निर्णय। और निर्णय के अनुसरण में क्या बनेगी, डिक्री। निर्णय चल रहा है। अगला देखिए तो सीपीसी में आपका पहला सिद्धांत। अब यही सिद्धांत आप सीआरपीसी में अप्लाई करें। तो सीआरपीसी में देखिए, एक तो अभियोजन या प्रोसिक्यूशन होता है, तो अभियोजन इधर बना दिया। एक कौन पक्षकार होता है, अभियोजन जो मुकदमा चलाता है, और दूसरा पक्षकार कौन होता है, अभियुक्त यानी कि एक। तो अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन और दूसरा पक्षकार। मान लीजिए जो संज्ञेय मामले होते हैं कांग्निजेब, उसमें मुकदमा राज्य स्वयं चलाता है, मतलब आपको नहीं चलाना है, आपके उससे कौन लड़ेगा, सरकार। किस मामले में, संज्ञेय की असंज्ञेय, यानी कि कांग्निजेबुल की नॉन कांग्निजेबुल, कांग्निजेब सीआरपीसी। अब आप लोग बताइए, क्या अभियुक्त को बिना सुने अभियुक्त को सजा दी जाती है कि उसे सुनवाई का मौका दिया जाता है, बताइए। अभियुक्त को सुना जाता है, क्या सुना जाता है। तो आपका सुनने के लिए क्या किया जाए भाई, जब तक अभियुक्त न्यायालय में हाजिर न हो कैसे सुना जाएगा। तो सुनने के लिए तमाम प्रावधान है, और 3-4 प्रावधान ही मैं बता पाऊंगा क्योंकि पूरी सीआरपीसी बताना संभव। आइए संविधान से शुरू करिए। आपका पहला, मैंने सीआरपीसी से तब संविधान से शुरू किया जाए। पहला नियम याद है, सबसे पहले ये नियम है कि अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर कराया जाए। क्यों? क्योंकि अभियुक्त की उपस्थिति में, अपीयरेंस में या अभियुक्त के सामने ही अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस लिया जाए। तो बताइए सीआरपीसी की अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। सीआरपीसी की धारा 273 रटे रहिए, कौन सी धारा, 273 ये बता देती है कि अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में क्या हो, हाजिर। ये भी दूसरे पक्षकार को सुनो का सिद्धांत है। आदि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि अभियुक्त के पीठ पीछे कोई कार्यवाही नहीं। अब अभियुक्त भी अपनी बात रख सके तो अब अधिवक्ता नियुक्त करवाइए भाई। बताइए कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल है जो अभियुक्त को राइट देता है, फंडामेंटल राइट, कि अभियुक्त अपने मनपसंद के एडवोकेट से, अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव करा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है, 22 के क्लाज 1। किस अनुच्छेद में, 22 के क्लाज किस में, 1। अब सीआरपीसी में भी यही बात कही गई है, 303। और अधिवक्ता न हो तो फ्री में अधिवक्ता दिया जाएगा, तभी तो अभियुक्त अपनी बात रख सकेगा। तो निःशुल्क विधिक सहायता सीआरपीसी की धारा में 304, और अधिवक्ता अपने मनपसंद का नियुक्त करे 303। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीआरपीसी भी नेचुरल जस्टिस के इस नियम का पूरी तरह पालन करती है और ये बताती है कि बिना अभियुक्त को सुनवाई का मौका दिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये आज का इतिहास नहीं, ये आपका बाइबिल में वर्णित है। और अंग्रेजों ने जो न्यायालयों ने, इंग्लैंड के न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं पुराने, वह अपना तर्क कहाँ से उठाया है, बाइबिल से। ये सीआरपीसी अब संविधान में आई। वैसे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नेचुरल जस्टिस पर आधारित है।
ऑडिट और लेकिन हमें पहला सिद्धांत अभी ऐड करना है, कौन सा? ऑडिट और ट्रांसफर। तो बताइए आप लोग, भारत में कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से बताता है कि दूसरे पक्षकार को सुना जाए? तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 311। आइए देखा जाए, अच्छे से तैयार रखिए, बिहार को पूछता है 311। लोक सेवकों को यानी कि पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दिया गया है। किसको प्रोटेक्शन है? लोक सेवक। 2 संरक्षण दिया गया है। पहला संरक्षण ये है कि जब किसी लोक सेवक को या सरकारी कर्मचारी को उसके पद से हटाया जाता है तो पहला नियम है ऑडिट और ट्रांसफर, यानी कि उसे सुनवाई का या हियरिंग का क्या दिया जाएगा? मौका। यानी कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से सरकार बर्खास्त करे तो कम से कम उस सरकारी कर्मचारी की आसान भाषा में कम से कम उसकी बातों को एक बार क्या कर लें? सुन लें। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? अनुच्छेद 311। ये है सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत आपका 3 जगह बताया गया। दूसरा सिद्धांत ये नेचुरल जस्टिस का वर्तमान में दूसरा सिद्धांत है रूल अगेंस्ट बायस। तो रूल अगेंस्ट बायस का मतलब पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनव के विरुद्ध। इस पर आपका 2 कहावत कही जाती है और दोनों पहले समझ। देखिए ध्यान से भाई, कोई भी न्यायाधीश स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। ये पहला नियम बता रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए, अभी दूसरा नियम डिटेल में अभी 5-10 मिनट चलेंगे। कोई भी न्यायाधीश स्वयं अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जज का किसी मैटर में इंटरेस्ट है तो वह जज उस मैटर में जजमेंट नहीं सुना सकता, भले ही चाहे कितना ही कम हित हो, इंटरेस्ट हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकते। अब देखिए उदाहरण आपका सटीक भाई, मान लीजिए एक जज है और उसी पर आप वह अभियुक्त है। अब आप कल्पना करिए एक जज है, वही अभियुक्त है और अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम में वही फैसला देता है। तो आप लोग बताइए, अपने को बाइज्जत बरी करेगा कि दोषी ठहराएगा? एक्विटल करेगा कि कन्विक्ट करेगा? एक्विटल कर देगा, कन्विक्ट का चांस कम है। क्योंकि कोई जज अपने को ही क्यों दंडित करेगा? तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप ही एक युक्त हैं, आप ही अभियुक्त हैं, तो आप उस मामले में सुनवाई न करिए। और ये अगर करते हैं तो आप नेचुरल जस्टिस का क्या करते हैं? उल्लंघन। लेकिन आपका चूंकि नेचुरल जस्टिस भाई नेचुरल जस्टिस है, कहीं किताब में तो लिखा नहीं गया भाई, कहीं लिखा हो तो हम बता दें। ये तो नेचर के क्या है नियम हम बता रहे हैं, किताब में तो लिखा नहीं गया है। तो एक उदाहरण अच्छा आपको हम बता रहे हैं। आपका देखिए सब बातें बताई जा रही है कंसेप्ट के लिए कि भारत में क्या स्थिति है, और लिखवाया जाएगा कम, समझाया जाएगा ज़्यादा, बता दिया। ये दिमाग में बैठाना है ताकि हर एक जगह से आपका कंसेप्ट क्लियर है। देखिए भारत में जब रंजन गोगोई साहब CJI थे, यानी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे उच्चतम न्यायालय के, तो एक महिला ने उन पर यौन शोषण या सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। तो ऐसी दशा में रंजन गोगोई साहब ने स्वयं जांच भी बैठा दी, स्वयं जांच भी करवा ली, स्वयं उनके पास रिपोर्ट आई
और जब स्वयं उनके पास रिपोर्ट आई तो अपने को बाइज्जत बरी कर दिया कि कोई सच्चाई नहीं। तो जब वो मैंने नेशनल लॉ स्कूल, राष्ट्रीय जो विधि विद्यालय है आपका, जब वो वहाँ सम्मान देने गए तो एक लड़की वहाँ टॉप की थी। तो उस लड़की ने इनके हाथों सम्मान लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आप नेचुरल जस्टिस के रक्षक हैं, भाई न्यायालय ही तो रक्षा करेंगे, और आप नेचुरल जस्टिस के भक्षक बन गए, यानी कि आप पर ही महिला आरोप लगाई और आप ही जांच की और आप अपने को बाइज्जत क्या कर रहे हैं, बरी। ये तो शुद्ध रूप से आपने क्या किया नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। अतः मैं आपके हाथों अवार्ड नहीं लूँ, नहीं मिला। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सम्मान के लिए जीते हैं, न कि आपका अवार्ड के। मैं बता रहा हूँ अवार्ड के लिए नहीं। हमारे पास भी तमाम लोग आए कि भाई 10,000 दे दीजिए, चलिए मैं मुख्यमंत्री से अवार्ड दिलवा दूंगा, राज्यपाल से दिलवा दूंगा। तो हमने कहा कि अवार्ड थोड़े पढ़वा देगा, अवार्ड नहीं करता तो दर्शनी लगाएंगे। कई लोग भाई सेलेक्टेड आए कि हमारा फोटो, हमारा फोटो। भाई आपका किसी का फोटो भी नहीं लगा, आप कहे भाई फोटो आपका थोड़े पढ़ा देगा। भाई गुण हो तभी तो आदमी पढ़ाओ। जो हो गए हो गए, जो बात जो बीत गई वो बात गई। हम उन्हीं का सुनते रहेंगे कि हमारे यहाँ से ये हुए थे, तब तो हम पढ़ा लिए। भाई हमें जो नई पीढ़ी आ रही है उसको बनाना है कि ताकि वह भी फाइट कर सके। और इस बार बिहार में लोग फाइट करें। शाम का भाई बाहर भी 10 लोग का बैठे थे, इतना भर गया, जगह नहीं आए। इसीलिए भाई आप लोगों को विश्वास है कि मनोज सर पढ़ा देंगे, भाई रुकेगा नहीं, इतना विश्वास है तभी तो लोग आ रहे हैं, तो कौन आता है। तो आपका नेचुरल जस्टिस का ये नियम बताया गया। अगला देखिए इसी पर भाई पक्षपात पर जो दूसरा आपका नियम है, अभी बताया जाएगा पक्षपात, ये सिद्धांत बताया जा रहे हैं। दूसरा आपका कि जस्टिस यानी कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में, सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई जज साहब है, उनका पुत्र ही एक या अभियुक्त है और जज साहब के यहाँ मामला गया और अपने पुत्र को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया, यानी कि एक्विटल कर दिया, दोषमुक्त कर दिया। अब बताइए ठीक है, उनके पुत्र के खिलाफ आपका कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं, लेकिन समाज का क्या? समाज तो यही कहेगा ना कि जज का बेटवा था और जज ने अपने बेटवे को हितबद्ध होकर, इंटेटेड होकर क्या किया, बाइज्जत बरी, यानी कि एक्विटल कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। जरूर जज साहब का बेटवा था, तो भाई समाज को कौन रोक सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय हुआ। ये आपका पक्षपात में ये है कि पक्षपात न हो। हल्का सा भी संदेह कि इनके मामा है, चाचा है, नाना है, साला है, साले है, तो जज साहब को अपने को मामले से क्या कर लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में तमाम बार ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। रिलायंस कंपनी का केस आया, वोडाफोन का आया, कई जज अपने को क्या किए, अलग कर लिए कि हमारा पुत्र इस कंपनी में शेयर होल्डर है, अतः मैं ये मामला क्या करूँगा, नहीं सुनूंगा। ईडी का मामला है, तो जो फैसला यहाँ जज सुनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, उनको भी बेंच में रखा गया, तुरंत अलग कर लिए कि नहीं। मैं हाई कोर्ट में था तो वकील था और या जज था, यहाँ वही मामला आया है, तो आपका कह सकते हैं कि मैं इस मामले में सुनवाई, कई मामले आते हैं जैसे कि एक अधिवक्ता थे, वो मुकदमा देख रहे थे हाई कोर्ट में, तब तक वो जज बन गए। अब वह मुकदमा उन्हीं के पास गया। भाई अब वित्तभरता तो है कि आप जब जज नहीं बने थे तो इनका मुकदमा लड़ रहे थे, तो ये आपका बायस हुआ। बायस का मतलब कि पक्षपात न करिए,
और निश्चित रूप से ये पक्षपात का मामला आता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका दो नियम तो ये इसी पर आधारित है, पक्षपात पर। फिर एक बार याद रखें, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में जज नहीं हो सकता। और दूसरा कौन सा है कि आपका न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ। तो पक्षपात कितने प्रकार से हो सकता है? अब देखा जाए, पक्षपात 3 प्रकार से बायस हो सकता है, और वह आपका मोनेटरी यानी कि धन संबंधी बायस, सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु संबंधी बायस, और तीसरा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। पर्सनल का मतलब क्या हुआ बताइए? सबसे खतरनाक कौन माना जाता है? व्यक्तिगत माने रिलेशन पर, मामा है, चाचा है, क्लाइंट है, हमारा ये पुत्र है, पुत्री है, ये व्यक्तिगत हित पर शामिल। तो आइए क्लाइंट देख लिया जाए। अगर किसी न्यायाधीश का किसी मामले में कोई मॉनेटरी या धन संबंधी हित है, तो उस न्यायाधीश को वह मामला सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। वह उस मामले को दूसरे न्यायाधीश को क्या करेगा? अगर किसी विषय वस्तु में जो विवादित है, जज का कोई इंटरेस्ट है, हित है, तो उस जज को वह मामला सुनना चाहिए कि नहीं? तो आपका नेचुरल जस्टिस कहता है कि नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही मामले पे जज कैसे हो सकते हैं। और तीसरा सिद्धांत याद रखना है, व्यक्तिगत, सबसे तगड़ा यही है। और व्यक्तिगत जो ये हितबद्धता होती है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, ये संबंधों पर आधारित होता है। ये हमारा अभिकर्ता था, ये हमारा नौकर है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा क्लाइंट है। तो जज साहब निश्चित रूप से पुत्र के पक्ष में फैसला देंगे कि विरोध में, पक्ष में। अतः व्यक्तिगत इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लाख में बता दिया जाए चलता है आपका, कुछ भी कोई कहे, ये सब चलता रहता है। चेहरा देख कर भी कुछ फैसले दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 35 ऐसे जज हैं, 35, जो अंकल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। अब अंकल सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि उन्हीं के पुत्र, उन्हीं की पुत्री या उनके रिश्तेदार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब वो खड़ा हो जाते हैं तो उनके पक्ष में वे फैसला दे देते हैं। इसी को अंकल सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय मैं लाख में बता रहा हूँ। उपाय ये है कि चूंकि हाई कोर्ट में अधिवक्ता ही आपका हाई कोर्ट के जज बनते हैं, ये सही बात है कि इतना दिन कम से कम 10 साल वकालत किया तो तमाम लोगों से संबंध बने होंगे, और वे लोग उन संबंधों का क्या उठाते हैं बाद में फायदा, और पहुंच जाते हैं, चेहरा दिखा देते हैं तो फैसला हो जाता है। इसका उपाय ये है कि एक राज्य में जो एक राज्य का जो हाई कोर्ट में लोग हैं उनकी नियुक्ति हो, तो नियुक्ति बहुत दूर हो। आंध्र प्रदेश में कर दिया जाए, गुवाहाटी में कर दिया जाए, और अंकल सिंड्रोम पूरी तरह लगभग क्या हो जाएगा समाप्त। तमिलनाडु में कर दीजिए, वहाँ कौन यहाँ से जाए? तो ये एक उपाय है, तमिलनाडु में कर दीजिए, लेकिन ये होता नहीं। और इसीलिए न्यायिक व्यवस्था हमारी थोड़ा चरमराई भी है, क्योंकि चेहरा देखकर भी कुछ क्या होते हैं फैसला। कल आपका नेचुरल जस्टिस लास्ट रहेगा, तो अरेस्ट के लीजिए, तब आपका सीपी चलेगा। भाई CRPC 11 बजे से चलेगी, क्योंकि रेगुलर बैच 11 बजे तक चलेगा। अरेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब सीपी चला जाएगा।